बच्चों आज का हमारा टॉपिक है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड फैराडेज लॉ। बच्चों अभी हम लास्ट लेक्चर में ये बात कर रहे थे कि हमारे को इलेक्ट्रोलिसिस किसी सब्सटेंस की करते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। मतलब वहाँ हम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहे थे, भाई कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि कितना मिलेगा बच्चों, कितनी क्वांटिटी में मिलेगा। आज हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, जबकि लास्ट लेक्चर में हम किसकी बात कर रहे थे, क्वालिटेटिव की, कि अगर एक से ज़्यादा टाइप के आयंस या स्पीसीज़ प्रेजेंट हैं तब हमें कौन सी स्पीसीज़ कैथोड एनोड पर न्यूट्रल फॉर्म में मिलेगी बच्चों। जबकि आज हम देखने वाले हैं कि सब्सटेंस जो डिपॉजिट हुआ है इलेक्ट्रोड्स पर वो कितना मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं बच्चों फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इट स्टेट्स दैट द मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। बच्चों जो मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है, जो मास डिपॉजिट हो रहा है इलेक्ट्रोड, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। बच्चों आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तभी क्या होता है कि आयंस अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर जाकर डिस्चार्ज होते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देंगे तो ये फिनोमिना रुक जाएगा, और जितनी देर तक आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते रहेंगे ये प्रोसेस चलती रहेगी। यानी कि जो वेट डिपॉजिट हो रहा है बच्चों, जो मास डिपॉजिट हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास। भाई अगर आप इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास कर रहे हैं तो ज़्यादा मास डिपॉजिट होगा सब्सटेंस का। ठीक है, तो यही बात फैराडे ने अपने फर्स्ट लॉ में कही। क्या कही बच्चों, कि मास ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट तो आपको पता है ना बच्चों, सॉल्यूशन फॉर्म में लेते हैं या फिर आप मोल्टन फॉर्म में लेते हैं, तभी तो आयंस फ्री होंगे बच्चों करंट कैरी करने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों मैथमेटिकली इसको समझते हैं। जो वेट डिपॉजिटेड है बच्चों, जो मास डिपॉजिटेड है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों, चार्ज पास। ठीक है बच्चों, क्यू क्या है यहाँ पर, अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ट, अमाउंट ऑफ चार्ज पास। फिर यहाँ पर जो आपका कांस्टेंट आया बच्चों जेड, जिसे आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। आप क्या बोलते हैं इस कांस्टेंट को, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। और आपको पता है चार्ज क्या होता है बच्चों, करंट इनटू टाइम। तो आप इसे यूं करके भी लिख सकते हैं, W = Z × I × T। ठीक है बच्चों, आपको पता है बच्चों एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये मैग्नीट्यूड होता है बच्चों एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करेंगे, 6.02 × 10⁻23 × 1.6 × 10⁻⁻19। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है बच्चों, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, आप इसे मल्टीप्लाई करिए, ये आएगा आपका लगभग 96,487 कूलम पर मोल। ठीक है बच्चों, पर मोल कितना चार्ज आएगा, 96,487 कूलम पर मोल, जिसे हम अप्रोक्सीमेट कितना ले लेते हैं बच्चों, 96,500। ठीक है, और इसको आप क्या बोलते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है आप उसे बोलते हैं बच्चों 1 फैराडे। क्या बोलते हैं आप इसे, 1 फैराडे, फैराडे कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये जो चार्ज है ना बच्चों 1 फैराडे, ये हमेशा किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट डिपॉजिट करता है इलेक्ट्रोड पर। किसी भी सब्सटेंस का कितना वेट डिपॉजिट करता है इलेक्ट्रोड पर, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है बच्चों, 96500 कूलम कितना मास डिपॉजिट करेगा बच्चों इलेक्ट्रोड पे, इक्विवेलेंट वेट। कितना वेट बच्चों, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो अब आप देखिए
ये कितना वेट डिपॉजिट करता है बच्चों, इक्विवेलेंट वेट। तो 1 कूलम कितना डिपॉजिट करेगा, इक्विवेलेंट वेट बाय 96500। ये बात आपको पता होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। अच्छा बच्चों ये देखो, व्हेन Q इज़ 1 कूलम और I 1 एम्पियर टाइम 1 सेकेंड। बात एक ही है बच्चों, या तो 1 एम्पियर 1 सेकेंड के लिए पास कर रहे हैं, जिसका मतलब 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी होता है बच्चों। तो क्या होगा, W इज इक्वल टू जेड, क्योंकि हमारे को इसका प्रैक्टिकल मीनिंग समझना है बच्चों कि ये कांस्टेंट प्रैक्टिकली क्या इंडिकेट करता है, इसका क्या मतलब निकलता है इस कांस्टेंट का। बच्चों अब आप देखिए, अगर Q 1 कूलम हो जाएगा तो Z किसको इंडिकेट करता है, मास डिपॉजिट को। यानी 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी से जितना वेट इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा उसे आप क्या बोलेंगे बच्चों, जेड। क्या बोलेंगे आप उसे, जेड, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। तो आप इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस को। इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों, ये आनी चाहिए आपको कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट प्रैक्टिकली क्या इंडिकेट करता है। ये इंडिकेट करता है बच्चों 1 कूलम से डिपॉजिट होने वाले अमाउंट ऑफ मास को आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और ये फार्मूला बच्चों WZ इंटू IT या WZ इंटू Q, ये आपके न्यूमेरिकल सभी सॉल्व करा देगा बच्चों, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला आना चाहिए, बाकी हम इसकी एक्सटेंशन भी करेंगे अभी आगे, लेकिन एक डेफिनेशन आप जरूर करें। ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी। पहली डेफिनेशन तो आपको फैराडे फर्स्ट लॉ की आनी चाहिए, जिसने ये कहा था कि मास जो डिपॉजिट होता है किसी भी इलेक्ट्रोड पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट, ठीक है बच्चों। उसके बाद एक डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, 1 फैराडे क्या इंडिकेट करता है, 1 फैराडे इट इज़ द चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फैराडे कांस्टेंट या 1 फैराडे क्या इंडिकेट करता है, ये आपको जरूर आना चाहिए बच्चों। क्या इंडिकेट करता है, इट इज़ द चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसके बारे में क्या खास बात है कि इतना चार्ज हमेशा किसी भी सब्सटेंस का कितना वेट डिपॉजिट करता है, इक्विवेलेंट वेट। कितना वेट डिपॉजिट करता है, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो 1 कूलम कितना डिपॉजिट करेगा, इक्विवेलेंट वेट बाय 96500, यानी कि Z की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, इक्विवेलेंट वेट बाय 96500, क्योंकि Z भी तो क्या है, 1 कूलम इलेक्ट्रिसिटी से डिपॉजिट होने वाला वेट है बच्चों, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों Z अभी मैंने बताया आपको, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस बाय 96500। तो आपको पता है इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालते हैं, हम सॉल्यूशन चैप्टर में भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, मोलर वेट बाय n फैक्टर। तो मैं इक्विवेलेंट वेट की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चों, मोलर वेट बाय n फैक्टर। अब एलिमेंट के केस में तो आप जानते ही हैं बच्चों कि उसकी वैलेंसी जो होती है ना, वही उसका n फैक्टर होता है, ठीक है। इसके बारे में आपको पूरा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर वेट बाय n फैक्टर। तो मैं क्या कर सकता हूँ उस फार्मूले का जो अभी मैंने देखा था, W इज इक्वल टू Z इंटू IT। तो मैं Z की जगह क्या रख सकता हूँ बाय में E बाय 96500, ठीक है, ये रख सकता हूँ। और इक्विवेलेंट वेट की जगह क्या रख सकता हूँ, मोलर वेट बाय n फैक्टर, मोलर वेट बाय n फैक्टर, ठीक है बच्चों। ये आप इसकी जगह रख सकते हैं। अब देखो बच्चों, W किसके बराबर हो गया, मोलर वेट इंटू I इंटू T बाय में 96500 इंटू n फैक्टर। अब आप देखो बच्चों, आपने एक चीज़ तो पढ़ी है बच्चों, वेट बाय मोलर वेट क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस m को W के बाय में ले आऊँ तो ये क्या इंडिकेट करेगा बच्चों, मोल्स, यानी कितने मोल सब्सटेंस के डिपॉजिट होंगे, वो किसके बराबर आएगा, I इंटू T बाय में 96500 इंटू n फैक्टर। बच्चों कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सा आपने बस ये किया है कि इक्विवेलेंट वेट की जगह आपने मोलर वेट बाय n फैक्टर रख दिया और कुछ नहीं किया। और बस आपने क्या किया, आपको पता है वेट बाय मोलर वेट मोल्स होते हैं, तो मोल निकालने के लिए अब आपके पास क्या फार्मूला है, सीधा n इज इक्वल टू n, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स है बच्चों, I इंटू T
बाय में 96500 इंटू एन फैक्टर। ठीक है बच्चों, मैं बता चुका हूँ आपको एन फैक्टर। एलिमेंट के केस में तो एलिमेंट के केस में क्या इंडिकेट करता है बच्चों, ये वैलेंसी। ठीक है, एलिमेंट के केस में क्या इंडिकेट करता है बच्चों, ये वैलेंसी इंडिकेट करता है। बच्चों अब हम नेक्स्ट लॉ देखेंगे फैराडे का, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बच्चों अगर हम सेम क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी की पास कर दें थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, तो किसका मास ज़्यादा डिपॉजिट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी तो हमने अलग अलग सॉल्यूशन से अगर बराबर पास की है बच्चों, तब किसका वेट ज़्यादा डिपॉजिट होगा। तो वेट उस समय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों किसके, इक्विवेलेंट वेट के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इक्विवेलेंट वेट के। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं दो अलग अलग सॉल्यूशन से, आप सेम अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं बच्चों, तब किसका वेट ज़्यादा डिपॉजिट होने वाला है बच्चों, जिसका इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा है। जिस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा है वही ज़्यादा डिपॉजिट होगा बच्चों। आप इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं बच्चों, जैसे आपने दो सॉल्यूशन ले लिए बच्चों, एक सिल्वर नाइट्रेट एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, क्योंकि उससे आपकी बराबर इलेक्ट्रिसिटी पास होगी सॉल्यूशन से। तो क्या होगा बच्चों, सिल्वर ज़्यादा डिपॉजिट होगा या कॉपर। फार्मूला अभी आपने पढ़ा है कि वेट क्या होता है बच्चों, इक्विवेलेंट वेट जो डिपॉजिट होता है वेट, वो क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट बाय 96500 इंटू क्यू। ऐसे ही वेट ऑफ कॉपर क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट कॉपर बाय में 96500 इंटू क्यू। अब देखो बच्चों क्यू तो दोनों में से बराबर ही पास हुआ है, 96500 दोनों में सेम। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 अगर आप इनका रेशो लेंगे तो बच्चों क्या दिखाई दे रहा है आपको, जो सिल्वर का वेट डिपॉजिट हो रहा है वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो कॉपर का वेट डिपॉजिट हो रहा है वो कॉपर के इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि जिसका इक्विवेलेंट वेट इस समय ज़्यादा होगा बच्चों, वो ज़्यादा अमाउंट में डिपॉजिट होगा बच्चों इलेक्ट्रोड। देखो डेफिनेशन जो है बच्चों इस लॉ की इम्पोर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। ठीक है बच्चों, और इससे क्या बेनिफिट है कि मान लीजिए मुझे एक सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट पता है और उनका वेट डिपॉजिट पता है दो डिफरेंट सब्सटेंस का, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फोर्थ क्वांटिटी को निकाल सकता हूँ बच्चों। ठीक है, मैं एक बार ये डेफिनेशन दोबारा बोल रहा हूँ बच्चों कि व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, masses of substance deposited is directly proportional to its equivalent weight। बच्चों अगर आप कंपेयर कर रहे हैं कि दो अलग अलग सॉल्यूशन से अगर हम बराबर इलेक्ट्रिसिटी पास करने जा रहे हैं, तो कौन सा वेट, किस सब्सटेंस का वेट ज़्यादा डिपॉजिट होगा, कम डिपॉजिट होगा। बच्चों जिसका इक्विवेलेंट वेट ज़्यादा है वो ज़्यादा डिपॉजिट होगा, और जिसका इक्विवेलेंट वेट कम है वो कम डिपॉजिट होगा। वो आप देख सकते हैं इससे, क्योंकि ये तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ही था कि वेट जो है वो आपका इक्विवेलेंट वेट इनटू चार्ज बाय 96500, ऐसे ही कॉपर के लिए। और अगर आप इसकी रेशो लेते हैं बच्चों तो हमारे को साफ साफ दिखाई देता है कि जो वेट ऑफ सिल्वर है डिपॉजिट वो इक्विवेलेंट वेट सिल्वर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चों इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर के। बच्चों जो इसकी न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आज के लेक्चर में आपको क्या करना है बच्चों, जो डेफिनेशंस हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं वो आपको आनी चाहिए। एक तो फैराडे फर्स्ट लॉ, उसके बाद आपको 1 फैराडे का क्या मतलब है, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट उसको डिफाइन करना आना चाहिए, उसके बाद आपको सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ये आपको डिफाइन करना आना चाहिए। ठीक है, और इक्विवेलेंट वेट किसी सब्सटेंस का आप कैसे निकालेंगे वो आपको आना चाहिए। वो मैंने आपको बताया मोलर वेट बाय एन फैक्टर। ठीक है, कोई आयन है जैसे मान लीजिए आपके पास एल्यूमिनियम 3+ है, तो इसके लिए आप इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, 27/3। इसका जो चार्ज ऑन कैटायन, अगर एनायन होता तो चार्ज ऑन एनायन मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड करें तो 9 आ गया बच्चों। ठीक है, एल्यूमिनियम का इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया बच्चों, 9 Al3+।
ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करने वाले हैं बच्चों, इसकी न्यूमेरिकल एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है।